Hello everyone, welcome to my YouTube channel Need to Net। तो आज से हम एक नई सीरीज़ शुरू करेंगे। जैसे कि आपको पता है हिमाचल में कमीशन टीजीटी कमीशन जो है वो बहुत जल्दी अब आने वाला है। तो क्यों ना हम इसकी प्रिपरेशन अब शुरू करें ताकि जितना भी हमारे पास टाइम है उससे पहले हम अपना प्रिपरेशन एक अच्छे से कर सकें। और इसके लिए मैं आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो है बायोलॉजी की प्रिपरेशन करवाऊँगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए अगर अच्छा लगे और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ कैसा लग रहा है। तो सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन जो मेडिकल में टीजीटी कमीशन में अगर मैं बात करूँ, आपको पता ही है बायोलॉजी काफ़ी ज़्यादा वेटेज लेता है। मैक्सिमम क्वेश्चन आपके बायोलॉजी सेक्शन से ही आते हैं, तो अगर आपने बायोलॉजी सेक्शन पे अपनी अच्छी खासी पकड़ बना ली, तो आपके लिए एग्ज़ाम क्वालीफ़ाई करना कोई बड़ी बात नहीं रहेगी। तो इसीलिए अब हम बेसिक्स से बिल्कुल बायोलॉजी को पढ़ेंगे, इम्पॉर्टेंट चीज़ों को पढ़ेंगे जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट होंगे। तो जिन लोगों को भी कमीशन क्वालीफाई करना है इस आने वाले टाइम में, तो वो प्लीज़ सीरियस हो जाएँ और कंटिन्यू बने रहें मेरे चैनल के साथ, ताकि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इतनी सारी चीज़ें समझने के लिए और हैंड रिटन नोट्स में सबसे बड़ी बात आपको मिल रही है, तो आपको इधर-उधर भागने की ज़रूरत ही नहीं है। मैंने आपको जितनी भी इम्पोर्टेंट बुक्स हैं, ठीक है, टॉपिक्स हैं, वो सारे आपको मैंने इसी में ही कवर करके दिए हैं, इसके बाहर आपको जाने की ज़रूरत ही नहीं है। चलिए तो बिना टाइम वेस्ट किए अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सेल बायोलॉजी चैप्टर को पकड़ेंगे क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं इस चैप्टर से पूछे जाते हैं और क्वाइट इंटरेस्टिंग भी है ये पढ़ने में। तो अपनी एक नोट्स की बुक आप लोग भी बना लीजिए और अपने साथ-साथ में डेली का डेली पढ़ते रहिए। फिर हम एक दिन जो है स्पेशली जब हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ करेगा, हम एक एमसीक्यू सेक्शन भी रखेंगे, वीडियो रखेंगे जिसमें कि बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आऊँगी, जिनको हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस प्रिपरेशन को आज से शुरू करते हैं। तो हमारा जो टॉपिक का नाम है, सबसे पहले चैप्टर का नाम है सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तो सेल आपको पता है कि क्या है, तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि सेल आपकी बॉडी का एक सबसे छोटा कंपोनेंट है, सबसे छोटा कॉन्स्टिट्यूएंट है जिसको हम स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट हमारी लाइफ का मानते हैं। कहा जाता है कि जैसे घर बनाने के लिए ईंट एक सबसे छोटी यूनिट है, वैसे ही किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी बनाने के लिए सेल क्या है, सबसे एक छोटा कंपोनेंट है। तो सेल के बारे में जानने से पहले हमें थोड़ी-सी उसकी हिस्ट्री के बारे में, उसकी डिस्कवरी के बारे में पता होना चाहिए और जो भी हम डिस्कवरी और हिस्ट्री में पढ़ेंगे, वहाँ से ना जाने कितने क्वेश्चंस जो हैं आपके पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है? तो ये आपको पता होना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो स्वानसन से शुरू करते हैं। स्वानसन जो थे, इनको फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी माना जाता है। ये आपने क्वेश्चन जो है वो याद रखने हैं, ठीक है? सबसे पहले बात करते हैं चलिए इसके रॉबर्ट हुक की। तो रॉबर्ट हुक कौन थे? रॉबर्ट हुक जो थे 1965 में, ये भी एक साइंटिस्ट थे। ये क्या कर रहे थे? कॉर्क के ऊपर जो है काम कर रहे थे, अपने ही खुद के बनाए हुए माइक्रोस्कोप पे। कॉर्क क्या होती है? कॉर्क कुछ नहीं होती, कॉर्क डेड सेल्स होते हैं जिनमें कोई लिविंग प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है? और ना ही कोई उसमें कुछ भी प्रेज़ेंट नहीं होता है। बार्क जो होती है ना, छाल होती है जो पेड़ की, वहाँ पर आपके ये कॉर्क सेल्स पाए जाते हैं, तो वो कुछ इन पे काम कर रहे थे, ठीक है? और उन्होंने वहाँ पर क्या देखे, छोटे-छोटे कंपार्टमेंट्स देखे, छोटी-छोटी वॉल्स देखी उन्होंने, जिनको उन्होंने क्या किससे रिज़ेम्बल किया, हनीकॉम्ब जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है ना, वैसे उनको लगा कि यार ये तो बिल्कुल वैसे ही लग रहे हैं, मधुमक्खी की छत्ते की तरह। तो उन्होंने उसके साथ उसको क्या किया, कंपेयर किया और उन्होंने इन छोटे-छोटे कंपार्टमेंट्स को क्या नाम दे दिया? सेलुले नाम दे दिया, ठीक है? और इन्होंने ही जो है सेल को जो नाम है सेल, कॉइन्ड किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने ही करा था। और इन्होंने इन सारी ऑब्जर्वेशंस को जो-जो भी उन्होंने उस ऑब्जर्वेशंस करी, कॉर्क की जब वो स्टडी कर रहे थे, तो उस दौरान तो उन्होंने अपनी एक ब्रुक बुक जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, कई एग्ज़ाम्स में पूछी गई है कि
जो रॉबर्ट हुक थे, उनकी जो बुक थी जिसमें उन्होंने सारी सेल की ऑब्जर्वेशंस को एक्सप्लेन किया था, उस बुक का नाम क्या है? तो आपने याद रखना है, माइक्रोग्राफिया उस बुक का नाम है। इतनी सारी देखो नई उन्होंने एक साइट सेल के बारे में खोज कर दी, तो इसीलिए उनको जो है फादर ऑफ साइटोलॉजी भी माना जाता है। साइटो वर्ड सेल के लिए होता है, लॉजी मीन्स स्टडी होता है, मीन्स सेल की स्टडी जिस ब्रांच में हम करते हैं उसको साइटोलॉजी बोलते हैं। तो फादर ऑफ साइटोलॉजी कौन हुए? रॉबर्ट हुक। अब इस सेक्शन से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सबसे पहले तो सेल की डिस्कवरी किसने करी है? रॉबर्ट हुक, ये पूछ लिया जाता है। ये कब की है? ये पूछ लिया जाता है 1665 में। किसमें करी है? तो ये कॉर्क सेल्स में करी हुई है, और उनकी बुक का नाम पूछ लिया जाता है माइक्रोग्राफिया, और ये फादर ऑफ साइटोलॉजी भी पूछ लिया जा सकता है कि कौन है। तो कितने सारे क्वेश्चन जो है वो आपके इस पर्टिकुलर टॉपिक से पूछे जा सकते हैं। फिर बात करते हैं रॉबर्ट हुक जो थे, उन्होंने हमने बोला कि शुरुआत तो कर दी उन्होंने, लेकिन उन्होंने जिन सेल्स पे काम किया वो डेड सेल्स थे। फिर उसके बाद आए एंटोन वन ल्यूइनहॉक 1674 में। इन्होंने लिविंग सेल के ऊपर काम किया सबसे पहले। जो आपके ये रॉबर्ट हुक थे, उन्होंने डेड सेल पे काम किया था, ल्यूइनहॉक ने लिविंग सेल पे काम किया था। और ये लिविंग सेल इनको कहाँ से मिले थे? पॉन्ड वाटर से मिले थे। और कौन कौन से लिविंग सेल्स पे इन्होंने काम किया? इन्होंने बैक्टीरिया पे काम किया, एरिथ्रोसाइट्स पे काम किया, स्पर्म्स में काम किया, और प्रोटोजोआस पे काम किया। बैक्टीरिया इनको मिले थे टार्टार ऑफ टीथ, एरिथ्रोसाइट्स एक फिश के थे, स्पर्म्स को इन्होंने एनिमल क्यूल्स कहा, और प्रोटोजोआ कौन सा? वॉटिसेला जो है ये लिया इन्होंने। और वॉटिसेला एक एक्वाटिक है ना, याद रखना है इसको आपने। इसीलिए इनको जो है एनिमल क्यूलिस्ट भी कहा जाता था, एंटोन वॉन ल्यूइनहॉक को। ठीक है, तो यहाँ से मैक्सिमम टाइम यही क्वेश्चन पूछ लेते थे कि लिविंग सेल सबसे पहले किसने ऑब्जर्व करे थे, तो आपने ये याद रख लेना है। उसके बाद आए रॉबर्ट ब्राउन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ी बार पूछा गया है। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में कहा कि सेल के अकेला सिर्फ सेल ही नहीं है खाली अंदर से, उसके अंदर कुछ और भी प्रेजेंट है, जिसको उन्होंने बाद में क्या कहा? न्यूक्लियस। तो उन्होंने कहा कि सेल के अंदर जो है वो न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है। और ये जो एक्सपेरिमेंट था, उन्होंने ये किसके ऊपर ऑब्जर्व करा था? ऑर्किड प्लांट जो होता है, फ्लावर जो होता है, उसकी रूट के सेल में उन्होंने ये चीज़ ऑब्जर्व करी थी। फिर आते हैं एनग्रू 1982 में उन्होंने सेल कॉन्सेप्ट को प्रपोज किया था। उन्होंने कहा था कि सेल जो है वो यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म है। और इन्होंने बहुत सारे प्लांट टिश्यूज में भी बहुत सारे सेल्स को नोटिस किया था। फिर आए डुजर्डिन इन 1836 में। उन्होंने सेमी फ्लूइड मटेरियल, उन्होंने कहा कि जो मसल सेल है ना, आपका मसल सेल के न्यूक्लियस के आसपास कुछ सेमी फ्लूइड मटेरियल भी प्रेजेंट है, जिसको उन्होंने सारकोड का नाम दिया। ये 1836 में इन्होंने बताया। फिर पुरकिंजी ने भी काफ़ी कंट्रीब्यूशन दी है। पुरकिंजी ने जो है इस लिविंग लाइक जेली लाइक मटेरियल को जो है प्रोटोप्लाज्म का नाम दे दिया। और हक्सले ने इस प्रोटोप्लाज्म को कहा कि ये लाइफ का फिजिकल बेसिस है। ठीक है, आपने ये साइंटिस्ट के नाम और इनके काम याद रखने हैं। फिर उसके बाद अल्फोंसो कॉटी आए। इन्होंने लिविंग सब्सटेंस, सेल के अंदर की एक लिविंग सब्सटेंस प्रेजेंट है, वो उन्होंने कहा। सेल लिविंग कैसे है? क्योंकि सेल के अंदर कुछ लिविंग प्रेजेंट है, ये अल्फोंसो ने बताया। फिर श्लीडन आए। श्लीडन ने देखा कि जितने भी प्लांट सेल्स हैं वो सारे एक जैसे ही स्ट्रक्चर के हैं। मतलब सभी प्लांट सेल में सेल वॉल है, सभी प्लांट सेल में जेली लाइक सब्सटेंस है, न्यूक्लियस है, और सारे के सारे प्लांट्स जो हैं वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल से मिलकर बने हैं। मतलब स्ट्रक्चर सिमिलर है, लेकिन बने किससे हैं? डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल से मिलकर बने हुए हैं। फिर उसके बाद श्वान आए। श्वान ने क्या किया? एनिमल सेल्स के ऊपर डिस्कवर किया। जो श्लीडन थे ना, श्लीडन जो थे आपके बॉटनिस्ट थे, और श्वान जो थे वो आपके ज़ूलॉजिस्ट थे। ठीक है? फिर स्वान ने क्या करा? एनिमल के ऊपर डिस्कवरी करी, एनिमल सेल पे, और उन्होंने देखा कि जो प्लांट सेल है उसमें सेल वॉल प्रेजेंट है, लेकिन एनिमल्स में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है। तो उन्होंने एक तो ये चीज़ बताई कि प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल जो है वो प्लांट सेल का एक यूनिक क्या है? फीचर है। और सेल मेम्ब्रेन को भी इन्होंने ही डिस्कवर किया था कि सेल मेम्ब्रेन नाम की कोई चीज़ है वहाँ पे, लेकिन उसको नाम सेल मेम्ब्रेन नगेली और क्रैमर ने दिया था। फिर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रुडोल्फ वर्चो से पूछा जाता है। 1855 जो थे। अब आगे जाके जब आप पढ़ेंगे सेल थ्योरी, तो उसमें आप देखेंगे श्लीडन और श्वान की काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है सेल थ्योरी में, लेकिन उनको जो है एक चीज़ जो कभी एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि सेल आया कहाँ से। ठीक है, उसका आंसर किसने दिया था? उसका
आंसर रुडोल्फ वर्चो ने दिया था 1855 में। उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी थी, ओमिनिस सेलुले सेलुला, जिसका मतलब है कि जो भी करंट सेल है वो किसी पुराने ही सेल से अराइज हुआ है, कोई एकदम से प्रकट नहीं हुआ है वो। ठीक है, स्टेटेड दैट ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो ये कुछ साइंटिस्ट हैं जिसमें से बहुत सारे इंपॉर्टेंट आपके रॉबर्ट हुक, ल्यूइन हॉक, रॉबर्ट ब्राउन, रुडोल्फ वर्चो, श्लिडन एंड स्वान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपने ये तो याद रखने ही रखने हैं। चलिए नेक्स्ट हम शुरू करते हैं सेल थ्योरी। सेल थ्योरी को हम सेल डॉक्ट्राइन थ्योरी भी कहते हैं। 1838 में मैल्थियस जे श्लिडन, जो कि एक जर्मन बॉटनिस्ट थे, उन्होंने देखा कि सारे के सारे प्लांट्स के जो स्ट्रक्चर हैं वो क्या हैं, सिमिलर हैं, सेम चीज़ों से मिलकर बने हुए हैं, मतलब सेल वॉल है, आपका सेमी फ्लूइड है, जो भी चीज़ें हैं वो सेम है, ठीक है। लेकिन उन्होंने देखा कि इनमें सेल वॉल एक स्पेशल फीचर है, मतलब ये विश्वान ने बताया था बाद में, लेकिन सेल वॉल प्लांट्स में उन्होंने ऑब्जर्व करी थी। फिर 1839 में थियोडोर श्वान आए, जो कि एक ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। उन्होंने बड़े सारे एनिमल सेल्स को क्या किया, ऑब्जर्व किया, और उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला कि एनिमल सेल्स में सेल वॉल नहीं होती है जैसी प्लांट सेल में होती है, जबकि एनिमल सेल और प्लांट सेल बहुत ज़्यादा एक दूसरे से क्या है, सिमिलर हैं। बहुत सारी चीज़ें जो एनिमल सेल में वही प्लांट सेल में है, लेकिन जो एक चीज़ उसमें नहीं है वो है सेल वॉल। तो फिर इन दोनों ने क्या किया, अपने काम को कंबाइन किया। श्लीडर ने भी बोला चलो मैं भी अपना काम लेके आ रहा हूँ, तुम भी अपना काम लेके आओ श्वान, और हम दोनों मिलकर जो है एक साथ काम करते हैं। तो उन्होंने जो है फिर सेल हाइपोथेसिस को प्रपोज किया, किसके लिए, दोनों प्लांट्स के लिए भी वैलिड है वो, एनिमल्स के लिए भी वैलिड है वो। तो 1839 में श्लीडन और श्वान ने जो है अपनी फाइंडिंग्स को क्या करा, कंबाइन करा और सेल थ्योरी को फॉर्मुलेट किया। लेकिन अब इन्होंने जो कुछ पॉइंट बताए वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि जो सेल है वो कहाँ से आ रहा है, ठीक है। तो इनका एक ड्रॉबैक था कि वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। क्रिटिसिज्म है, जब तुम कोई चीज़ करोगे तो क्रिटिसिज्म तो आएगा ही। तो रुडोल्फ वर्चू ने इनको क्या कर दिया, क्रिटिसाइज कर दिया। तो रुडोल्फ वर्चू ने इसके बाद जो है फर्दर इसमें मॉडिफिकेशन करवाई, और उन्होंने ये स्टेटमेंट दी थी, ओमिनिस सेलुला ई सेलुला, जिसका मतलब था कि सेल जो है, जो न्यू सेल है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही अराइज हो रहा है, ठीक है। तो फिर बाद में जब आपके शिल्डन श्वान की भी पोस्टुलेट्स आए और आपके रुडोल्फ वर्चू के भी पोस्टुलेट्स आए, तो सेल थ्योरी फाइनली फिर क्या कहती है। एक और चीज, जो ये आपकी ओमनी सेलुला ई सेलुला वाली स्टेटमेंट जो रोडोल्फ वर्चू ने दी है, इसको थ्योरी ऑफ लीनिएज भी कहा जाता है। अब पोस्टुलेट्स की बात कर लेते हैं। पोस्टुलेट्स क्या है सेल थ्योरी के, पहला है कि ऑल सेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल्स, कि सारे के सारे सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, सेलुलर मतलब जो सेल से मिलकर बने हुए हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, वो एक या एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बने हुए हैं। और जो सेल है वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है लाइफ का। जितने भी सेल्स हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से डिवाइड करते हैं। सेल में एक ऐसी चीज़ है जो कि हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन को कैरी करती है एक सेल से दूसरे के सेल में। ईच सेल इज कैपेबल ऑफ मेंटेनिंग इट्स वाइटैलिटी इंडिपेंडेंटली, मतलब कि हर सेल के पास अपनी इतनी मशीनरी है कि वो खुद की सर्वाइवल के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मतलब वो इंडिपेंडेंटली भी क्या कर सकता है, सर्वाइव कर सकता है एक सेल, उसको किसी दूसरे सेल पे जो है किसी चीज़ के लिए डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है। Each cell is made up of small mass of protoplasm having a nucleus in its inside and is surrounded by a plasma membrane with or without a cell wall on its outside। फिर बोलता है कि जो सेल है वो एक छोटे से प्रोटोप्लाज्म, थोड़ा सा मास उसमें प्रोटोप्लाज्म का प्रेजेंट है, जिसको सराउंड किसने किया है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने किया है बाहर से। और उसमें सेल वॉल, अगर एनिमल सेल है तो सेल वॉल नहीं होगी, अगर प्लांट सेल है तो सेल वॉल होगी बाहर से। फिर और का क्या कहा है कि जितने भी सेल्स हैं उन सब का केमिकल कंपोजिशन क्या है, सेम है। तो ये कुछ पोस्टुलेट्स थे जो कि ये इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स थे। वैसे तो बहुत सारे पोस्टुलेट्स थे पर आपने इतने ही याद रखने हैं सेल थ्योरी के पोस्टुलेट्स। अब एक्सेप्शन क्या थी, क्या सेल थ्योरी सबके लिए चल रही थी, नो। एक्सेप्शन उसकी कौन थी, जो यूनी नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जो सेल के बने ही नहीं है। अब जो सेल के बने ही नहीं है उनके लिए सेल थ्योरी का काम ही क्या है ना। तो कौन थे वो ऑर्गेनिज्म जो सेल से नहीं बने थे, वो थे वायरसेस। वायरसेस जो थे इस सेल थ्योरी को ओबे नहीं करते, क्यों, क्योंकि वायरसेस एक तो पहले सेल के ही नहीं बने हुए हैं, उनमें प्रोटोप्लाज्म ही नहीं है, और वो प्रोटीन और किसके बने हैं, न्यूक्लिक एसिड आरएनए के बने हुए हैं। और कौन है नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म आपके, बैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन अलगी है,
ये क्या हैं? प्रोकैरियोट्स हैं, इनमें भी कोई वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस प्रेज़ेंट नहीं होता है। फिर सिनोसिटिक हाइफ़े हैं, सिनोसिटिक हाइफ़े मतलब सिनो वर्ड जो होता है वो न्यूक्लियाई के लिए प्रेज़ेंट होता है, ठीक है? ऐसे हाइफ़े मीन्स ऐसी ब्रांचेज़ होती हैं जिनमें बड़ी सारी क्या है? कंपार्टमेंट्स होते हैं और न्यूक्लियसेस होते हैं, ठीक है? उनको बोलते हैं सिनोसिटिक हाइफी, आप आगे पढ़ेंगे। किसमें होते हैं ये? राइज़ोपस या फंगस में होते हैं। एल्गी जैसे वोचेरिया है, उनमें भी मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं और एसेप्टेट होते हैं। सच कंडीशंस आर रिमेन्ड अनएक्सप्लेन्ड इन सेल थ्योरी। तो इनको जो है सेल थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी, तो ये सेल थ्योरी की क्या है? एक्सेप्शंस हैं। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम जो है सेल से रिलेटेड पढ़ेंगे, जो आपसे कहीं कहीं न कहीं जनरल नॉलेज में भी पूछे जाते हैं और कई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी पूछे जाते हैं। सबसे पहला है मैच्योर नर्व सेल्स आर इनकैपेबल ऑफ डिवीजन, लीवर सेल्स एंड मसल सेल्स रिटेन माइटोटिक एबिलिटी बट सेल्डम डिवाइड नॉर्मली। जो मैच्योर नर्व सेल कौन है? न्यूरॉन्स, वो डिवीजन नहीं कर सकते। जो मैच्योर नर्व सेल्स है ना, वो कैप इनकैपेबल है डिवीजन के। और जो लीवर सेल और जो मसल के सेल हैं, उनमें माइटोटिक एबिलिटी जो है वो रिटेन रहती है, लेकिन वो डिवाइड नॉर्मली ही करते हैं, ठीक है? फिर पीपीएलओ जो है, दैट इज प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ये सब जैसे कि माइकोप्लाज्मा, ये सबसे छोटे लिविंग सेल्स हैं जो कि 0.1 टू 0.3 माइक्रोन जो है वो उसका डायमीटर है। फिर ऑस्ट्रिच का एग जो है उसको सबसे बड़ा लिविंग सेल माना जाता है, जो कि 6 इंचज में होता है डायमीटर में। नर्व फाइबर को सबसे लंबा, अब लार्जेस्ट, बड़ा और लंबे में फर्क होता है। बड़ा मीन्स साइज में बड़ा और लंबा मीन्स लंबाई में बड़ा। तो ऑस्ट्रिच का एग जो है वो लार्जेस्ट लिविंग सेल है और नर्व फाइबर जो है मीन्स न्यूरॉन जो है वो आपका सबसे लॉन्गेस्ट सेल है एनिमल में, जो कि 90 सेंटीमीटर तक भी लंबा हो सकता है कुछ ऑर्गेनिजम्स में। The cells and their compounds like organelles are measured in terms of the fractions of the because of their extremely small size। क्योंकि अब सेल इतना छोटा है कि उसको हम वैसे ही अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते, ठीक है? तो क्या हम उसको में, सेंटीमीटर में मेजर कर सकते हैं उसके प्रोटोप्लाज्म को? तो हम उसके प्रोटोप्लाज्म को मिलीमीटर के भी फ्रैक्शन में जो है वो मेजर करते हैं। जितने भी एग्स होते हैं वो सारे यूनिसेलुलर होते हैं नेचर में। क्या होते हैं? सारे के सारे एग्स यूनिसेलुलर होते हैं नेचर में। एसिटाबुलेरिया जो है, जो कि एक ग्रीन एल्गी का एक जीनस है, वो सबसे बड़ा लार्जेस्ट यूनिसेलुलर यूनिन्यूक्लिएट ग्रीन एल्गा है, जिसमें कि क्या है? एक कैप है, एक स्टॉक है और इसकी बॉडी जो है वो डिवाइड नहीं करती है सेल में। ये आपको मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया, ये ऊपर इसकी कैप है, ये बीच में स्टॉक है और नीचे बेस पे राइजोइड है जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है। तो इसकी बॉडी जो है वो सेल डिवाइड नहीं करती है। फिर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि जो सिंगल सेल्स वाले हैं, ईस्ट हो गया, डायटम्स हो गए, एसिटाबुलेरिया हो गए, और जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, उनमें जो नंबर ऑफ सेल्स है ना वो वेरी करता रहता है एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में। ऐसा नहीं है कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं मल्टी सेलुलर, उनकी बॉडी में सेम नंबर ऑफ सेल्स होंगे। कुछ में कुछ नंबर होगा, कुछ में दूसरा होगा। जैसे ग्रीन एल्गी है पॉन्डरिना, इसमें फिक्स नंबर ऑफ सेल्स होते हैं, 8, 16, 32 यही होंगे। जबकि जो मैन है, अगर मान लो वो 80 किलो का कोई वजन का आदमी है, तो उसमें 60,000 बिलियन सेल्स जो है वो प्रेजेंट होंगे, जो कि अप्रोक्सीमेटली अराउंड 10⁻12 सेल्स पर केजी के आसपास है। मतलब 1 किलो में कम से कम 10⁻12 सेल्स तो होंगे ही होंगे। तो ये हमने आज थोड़ा-सा इसकी इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ लिया, सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ के बारे में। कल हम जो है इसका अगला टॉपिक जो है, जिसमें कि हम सेल के स्ट्रक्चर के पार्ट्स जो हैं, जैसे सेल मेम्ब्रेन, उसको एक्सप्लेन करेंगे, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। उसकी ऑर्गेनेलीज़ को डिफरेंट-डिफरेंट उनको पढ़ेंगे। तो इसी तरह से हम इसको जो है 2-2, 3-3 दिन में हम एक चैप्टर को कंप्लीट कर दिया करेंगे। इससे जो है आपका टाइम पे सिलेबस भी खत्म हो जाएगा और हमें एक रिवीजन के लिए भी बाद में टाइम मिल जाएगा, क्योंकि हमें नहीं पता है कि एग्ज़ाम आपका कभी भी आ सकता है। तो आप मैक्सिमम अपने पास 3 महीने मान के चलिए कि कम से कम 3 महीने तो आपके पास में एक अच्छी प्रिपरेशन के लिए होने चाहिए। तो हम 3 महीने में एक अच्छी प्रिपरेशन अपनी करेंगे एग्ज़ाम के लिए। बाकी आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि डेली आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ नोट्स के साथ में मिलती रहें। तो ओके, थैंक यू।